नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 14,792 तक पहुंच चुकी है। अच्छी बात ऐसे भी यह है कि 2015 पेशेंट्स कोरोना को हराकर ठीक भी हुए हैं। इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कोरोना को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी कोरोना को मिलकर हरा देंगे। बस जरूरत है देश के एक एक नागरिक को प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने की और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से फॉलो करने की। इस वक्त कोरोना से लड़ाई बेहद निर्णायक मोड़ पर है। सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। अब आपको पूरी सावधानी बरतनी है। अगर आपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नमस्ते। कोरोना के खिलाफ युद्ध का प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में कोरोना पर भारत की विजय अब कितनी दूर है, ये आपको तभी पता चलेगा जब दुनिया के मुल्कों के साथ फैक्ट का संपूर्ण विश्लेषण बारीकी से किया जाए। आज आपको पता चलेगा कि दुनिया के टॉप लीडर्स और WHO ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत को कितने नंबर दिए हैं। आज कोरोना से लड़ाई में भारत के रिजल्ट के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हम दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि दुनिया के सबसे इंपॉसिबल टास्क को क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी कैसे हैंडल कर रहे हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए रोड मैप क्या है? बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। कोरोना को हराने का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया है। मोदी ने नारा दिया है, जान भी और जहान भी। इसका मतलब व्यापक है। जान बचाने की 99.9% गारंटी भारत में है। नरेंद्र मोदी की नो कॉम्प्रोमाइज फिलॉसफी। लॉकडाउन भी खोलेंगे, कोरोना भी हराएंगे। कोरोना के खिलाफ भारत ने प्रोटेक्टिव एक्शन लिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना के कड़े इम्तिहान को बहुत सीरियसली लिया, ये जानते हुए भी कि मिशन इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच और एक्शन की राइट टाइमिंग ने कोरोना के खिलाफ फाइट को मुमकिन बना दिया। कोरोना पर भारत की विजय अब कितनी दूर है, इसको दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं। तर्क के तराजू पर तौलना होगा, क्योंकि मुल्क की आबादी और इकोनॉमी की साइज बहुत अहम है। सबसे पहले कोरोना के मामलों की तुलनात्मक ग्राफ को दिखाते हैं। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना के केस का ग्राफ 7 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। चीन में 82,719 के पार, ब्रिटेन में 1,10,000 के पार, फ्रांस में कोरोना के मामले 1,47,969 के पार, जर्मनी में 1,41,397 के पार पहुंच चुका है, इटली में 1,72,434 के पार, जबकि भारत में केस का आंकड़ा 14,378 है। आपने देखा भारत में कोरोना कंट्रोल में है। अब आप इन बड़े बड़े मुल्कों में हुए मौत के ग्राफ को समझिए। अमेरिका में कोरोना की वजह से 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में मौत के आंकड़े 4,632 के पार, ब्रिटेन में 14,550 से ज्यादा लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीन ली है। फ्रांस में कोरोना 18,681 से ज्यादा लोगों का काल बन गया। जर्मनी में 4,352 से ज्यादा मौत। इटली में मरने वालों की तादाद 22,745 के पार है, जबकि भारत में 480 लोगों को जान गंवानी पड़ी। मोदी का इम्पॉसिबल टास्क इसे क्यों कहा जा रहा है?
आप ये तब समझेंगे जब दुनिया की आबादी के साथ भारत के चैलेंज को रखकर देखेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी टेंशन 135 करोड़ की आबादी को माना जा रहा था, क्योंकि अमेरिका की आबादी भारत के मुकाबले बहुत कम है, यानी 33 करोड़ है। ब्रिटेन की आबादी 6.66 करोड़, फ्रांस की जनसंख्या 6.7 करोड़, जर्मनी की आबादी 8.3 करोड़ और इटली की सिर्फ 6 करोड़ है। बस चीन की पॉपुलेशन भारत से ज्यादा है, यानी 139 करोड़। 135 करोड़ की आबादी, लेकिन भारत ने कोरोना को कंट्रोल में अब तक रखा है। यह तब है जब भारत का हेल्थ केयर और जनसंख्या के हिसाब से इन मुल्कों के आसपास नहीं ठहरता। इसे इकोनॉमी के आंकड़े से समझिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जिसकी जीडीपी 21.44 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन दूसरा सबसे बड़ा अमीर मुल्क है, जिसकी जीडीपी 14.14 ट्रिलियन डॉलर है। ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरे 2.8 ट्रिलियन डॉलर की है। फ्रांस की 2.71 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी की 3.86 ट्रिलियन डॉलर, इटली की 1.99 ट्रिलियन डॉलर, जबकि भारत की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर है और आबादी 135 करोड़। यानी क्राइसिस मैनेजमेंट में भारत की वर्किंग स्टाइल और रिजल्ट्स बड़े बड़े मुल्कों से बेहतर हैं। वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। महीना डेढ़ महीना पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में एक प्रकार से भारत के बराबर खड़े थे। आज उन देशों में भारत की तुलना में कोरोना के केसेस 25 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती, इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती, समय पर तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना करते ही रुएं खड़े हो जाते हैं। चैलेंज कितना बड़ा है, परीक्षा कितनी बड़ी है। कोरोना के खिलाफ युद्ध निर्णायक है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हथियार क्या है, इसे आज आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। पहला हथियार लॉकडाउन, वही लॉकडाउन जिसकी कामयाबी के पीछे मोदी की 5 पॉलिसी। दूसरा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र, जिसे सोशल मीडिया के जरिए जन आंदोलन बना दिया। तीसरा हथियार लीडरशिप, यानी बोल्ड डिसीजन, सही टाइमिंग और सबका साथ। नमस्ते। क्या आपने पहले कभी कल्पना की थी कि प्रधानमंत्री गमछा बांध सकते हैं, खुद अपनी डीपी पर मास्क वाली ऐसी तस्वीर लगा सकते हैं? लेकिन इस निर्णायक लड़ाई में खुद कड़ाई से कोरोना को हराने के तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। आपको एक बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री ने यही कहा, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में लॉकडाउन का प्लान एग्जीक्यूट करने में इतनी आसानी क्यों हुई? तो उसके पीछे मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच वाली योजनाएं और आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण है। इसे लॉकडाउन में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाली योजना के चश्मे से देखिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर दिखेगी।
10 करोड़ शौचालय बनवाए, 8 करोड़ महिलाओं को गैस दिया, 2 करोड़ बेघरों को घर दिया, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, 36 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोला। अगर ये सब नहीं होता तो सोचिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मुमकिन होता। 2014 में मोदी सरकार का विजन आज कोरोना को हराने के मिशन में सबसे बड़ा और कारगर हथियार है। आपको याद होगा कि 25 मार्च से देश लॉकडाउन में है और उस दिन से मोदी 9 दिन के उपवास पर थे, बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी पर। लेकिन ना मोदी की साधना रुकी और ना ही कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई। मोदी कंट्रोल रूम में है। आज अगर भारत में कोरोना कंट्रोल में है तो आपको ये तस्वीर याद करनी होगी, चाहे जनता कर्फ्यू हो या फिर 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। पूरा देश कोरोना को हराने के लिए साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लोगों से डायरेक्ट संवाद का जरिया बनाया। लोगों के मूड से मिल रहे फीडबैक को देखते हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कोरोना के खिलाफ जंग के लिए फंड जुटाने का अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने डोनेट करने वालों को शुक्रिया कहा। वहीं प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को शेयर किया, जो लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक करने वाला है। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री 24 घंटे लोगों से कनेक्ट हैं। सरकार के हर स्टेप के बारे में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्ट बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध में प्रधानमंत्री की लाइन एकदम क्लियर है, नो कॉम्प्रोमाइज। मंत्री एक हैं, लोगों की जान भी कीमती है और जहान भी। इसे यूं समझिए, हर गरीब, किसान और मजदूर को अन्न और धन, दवा, टेस्टिंग और मेडिकल उपकरणों का इंतजाम, कोरिया से टेस्टिंग किट, जापान से सैनिटाइजेशन मशीन, चीन की पीपीई निकली डिफेक्टिव तो वापस भेजा। दुनिया पर डिपेंडेंसी कम, मेक इन इंडिया पर जोर। भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। भारत में मेक इन इंडिया टेस्टिंग किट की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, लेकिन हर सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार तैयार है। चीन से रैपिड टेस्ट किट देश में पहुंच रही है तो प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के हर मुल्क को दवा सप्लाई कर रहे हैं। आपके मन में लॉकडाउन को लेकर सवाल होगा तो याद रखिए, ये शर्तें पूरी हुई तो 3 मई को लॉकडाउन खत्म होना कंफर्म है। शर्त नंबर 1, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। शर्त नंबर 2, लॉकडाउन की फुल मॉनिटरिंग। शर्त नंबर 3, हर थाना और हर जिला अलर्ट रहे। शर्त नंबर 4, हॉटस्पॉट की संख्या को रोकना। शर्त नंबर 5, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शर्त नंबर 6, लॉकडाउन में लोग घरों में रहें। शर्त नंबर 7, केस घटेंगे तो लिमिटेड छूट मिलेगी। ये शर्त उस परीक्षा के पास होने का मंत्र है और अगर देश इस परीक्षा में पास हो गया तो कोरोना हारेगा और भारत का मिशन पॉसिबल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। हिंदुस्तान के 14,500 कोरोना पॉजिटिव केसेस में 4,291 केस जमात से जुड़े हैं, मतलब करीब 30% मरीज जमात के हैं। दिल्ली के मरकज से 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायरस फैला। अब भी जमात के कुछ लोग छिप कर बैठे हैं। कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और अफवाह जमात के लोगों में ही नजर आती है, दिखती है। शरीयत, सुन्नत और हदीस की बातों का गलत मतलब निकालकर मैसेज वायरल किए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कुछ समझदार मौलाना सामने आए हैं। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में मुस्लिम भाइयों को समझाया है। उनकी बातें जरूर सुनिए। अपनी जान की हिफाजत और जान बचाना शरीयत इस्लाम में फर्ज है और उसके लिए तदबीर इख्तियार करने और एहतियात रखने का मजहब इस्लाम ने पूरा हुक्म दिया है। शरीयत का संदेश है, मजहब इस्लाम का हुक्म है। हदीस में लिखा है, अपनी जान की हिफाजत करना कहीं से भी धर्म के खिलाफ नहीं है और दूसरों की जान बचाने में मदद करना भी 100% इस्लाम है।
मेरी तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि वो सरकारी इंतजामिया की जानिब से तमाम हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर 100% अमल करें। आज देश भर के मौलाना बोलेंगे, जमात ने जो कंफ्यूजन फैलाया है उसे इस्लाम के आलिम दूर करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो कोई साधारण मौलाना नहीं है। मौलाना सलमान मज़ाहिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मजहरुल उलूम मदरसे के प्रमुख हैं। वो इस्लाम के बड़े जानकार हैं। इनका और परिचय ये है कि ये तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साहब के ससुर हैं। एक बार फिर से सुनिए मौलाना सलमान मज़ाहिर देश के सभी मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं। मक्के मदीने में भी, हरमैन शरीफैन में भी तवाफ, उम्रा, जुमा जमाअत से रोक दिया गया है ताकि एक जगह जमा न हो। हमारे मुल्क में भी दूसरे ममालिक की तरह लॉकडाउन नाफिज किया गया है कि लोग घरों से बाहर न निकले, एक जगह जमा न हो। ये इस बीमारी से बचने की एहतियाती तदबीर है और इसका लोगों को नफा हो रहा है। जिस देश में मक्का है, जहां मदीना है, काबा है, उस सऊदी अरब में भी लॉकडाउन का हुक्म जारी हुआ है। हिंदुस्तान के मौलाना भी अब ये बात समझने लगे हैं। जो अब भी नहीं समझ रहे हैं वो ओछी हरकतें कर रहे हैं, डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को मौलाना ताहिल उल कादरी की बातें सुननी चाहिए। इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय एहतियात, एहतियात, एहतियात। और एहतियात में लॉकडाउन, सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन, घरों में बैठना, लोगों से मेल मुलाकात को बंद कर देना, फिजिकल कांटेक्ट बंद करना, करीब ना बैठना, एक फासले पर जो कम से कम 2 मीटर का फासला हो तो 2 मीटर से लेके 3-4 मीटर के फासले पर बैठना ताकि सांस भी एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो, एक दूसरे को टच ना करे। घर के अंदर रहते हुए भी फासले पर बैठें। माँ बाप और बेटे बेटियां और बहन भाई भी आपस में मुसाफा न करें, मिलजुल के इस तरह जुड़ के ना बैठें, फासले पर बैठें, 2 मीटर के फासले पर। एहतियात, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन और लॉकडाउन, ये वो लफ्ज हैं जो कोरोना के इलाज में जरूरी बताए जाते हैं। WHO ने यही उपाय सुझाए हैं। सरकार इसी का पालन करा रही है। डॉक्टर्स इसी के लिए जान लगा रहे हैं। जो जमात इन लफ्जों से तौबा कर रही है उसे मौलाना ताहिर उल कादरी को गौर से सुनना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसा मिन अहदिन यक़अउत ताऊन। अब ये क्वारंटीन की बात इसमें हो रही है, सेल्फ आइसोलेशन की, कि किसी से मेल मुलाकात, बाहर आना जाना, इज्तिमा और गैदरिंग में जाना बंद कर दिया जाए और घर में अपने आप को महसूर कर ले। पहले इस हदीस में जो मैं भी कोट कर रहा हूं, इसमें अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने एरिया में खुद को महसूर कर लेने का जिक्र है। इसके बाद घर का जिक्र आया, वो अगली हदीस कोट करता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ताउन वाक़े हो जाए, वयम को सोफी बलदेही साबिरन मुहतसिबा, तो फिर उस शख्स के लिए हुक्म फरमाया कि वो अपने शहर में सब्र के साथ बैठ जाए, सफर करना बंद कर दे, ट्रैवलिंग बंद कर दे, सब्र करे, हंगामा आराई न करे, अपना हौसला ना हारे, अल्लाह पे अपने तवक्कुल को खत्म ना करे, डिप्रेस ना हो जाए, सब्र करे। एक मरज है, तकलीफ है, आई है, इंशाअल्लाह कट जाएगी अगर उसका इलाज किया गया या एहतियाती तदाबीर को भरपूर तरीके से अडॉप्ट किया गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद तलब की गई तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्टीमेटली वक्त कट जाएगा। फरमाया, फयम को सोफी बलदही, वो अपने शहर में पाबंद होकर बैठ जाए। मौलाना ताहिर उल कादरी इस्लाम के इंटरनेशनल मौलाना हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कनाडा में उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हदीस की पाक किताब को पढ़कर वो क्वारंटीन और आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि महामारी फैलने पर यही आदेश मुकद्दस किताबों में भी लिखा है। मौलाना कादरी हदीस में लिखे अल्फाज की सही व्याख्या कर रहे हैं, उनको सुनना जरूरी है। यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु, ये अकीदा रखते हुए कि जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है वो हो जाना है, मगर रहे अपने शहर में मासूर होकर बैठे। अकीदे की हिफाजत अपनी जगह की है कि अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, सब्र करे, अल्लाह से नेक उम्मीद रखे, उसकी रहमत का यकीन रखे, मायूस ना हो, मगर पाबंद होकर महसूर होकर बैठ जाए ताकि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन न रहे। यह क्वारंटीन का हुक्म है, आइसोलेशन का हुक्म है। दोबारा जो आई है उसका नंबर है 5734।
उसके अल्फाज हैं फलैसा मिन अब्दिन यक़अउत्ताऊन फयमकुसु फी बलदिही साबिरा। यहां लफ्ज मुहतसिबन का नहीं है, साथ सिर्फ साबिरा है। फरमाया कि ताउन अगर आ जाए तो अपने शहर में साबिर होकर महसूर होकर बैठ जाए। ये हुक्म है एक कलेक्टिव इलाकाई बुनियादों पर लॉकडाउन कर देने का। जिस जिस खित्ते में है वहां लोग पाबंद होकर बैठ जाएं, सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। जो बात इंटरनेशनल मौलाना कह रहे हैं वही बात नेशनल मौलाना भी बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, शरीयत और सुन्नत की संपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं। वो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे बल्कि पवित्र किताबों में लिखे आदेश को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का 4 मिनट का वीडियो वायरल है। हम उनके बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन मौलाना का मैसेज बहुत ही अच्छा है जिसे सभी मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है। और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसकी निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युरिदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। हदीस की बड़ी किताब मुस्लिम हाथ में लेकर मौलाना मुसलमानों के बीच फैली हर अफवाह को गलत साबित कर रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, गरीब अमीर नहीं देखता, मंत्री संतरी नहीं देखता। कोरोना किसी को भी शिकार बना सकता है और कोरोना का करियर बनकर कोई भी इस बीमारी को फैला सकता है। जमात के साथ यही हुआ। सरकारी डेटा बताते हैं कि जमात ने कोरोना फैलाया, लेकिन वायरस से खुद जमात भी नहीं बच पाया। कोरोना का वायरस दोस्त बनकर शरीर में घुसता है और दुश्मन बनकर शरीर को खोखला कर देता है। सो जब ये अंदर चला जाता है तो जो अंदर का दिफाई निजाम है उसमें जो उसके कारिंदे हैं, एंटीबॉडीज काम करने वाले, जिन्होंने उसको दुश्मन समझ के पकड़ना है और जंग लड़नी है, वो इसको दोस्त समझते हैं। जैसे हमारा दोस्त है तो उनको शनाख्त ही नहीं हुई कि ये दुश्मन है। ये दोस्त बनकर, जासूस बनकर दाखिल होता है जिसकी जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज को शनाख्त ही नहीं होती। ये इसी तरह है जैसे आप घर खोल दें किसी को दोस्त समझ के और घर में सुला दें आराम से। अगर तो पता हो कि दुश्मन है तो आप अपना घर उसके सपुर्द नहीं करेंगे। और अगर पहचान ही नहीं है कि ये दुश्मन है बल्कि उसके बरक्स आप उसको दोस्त समझते हैं, घर खोल दिया, सुला दिया, आप सो गए, वो सारा घर साफ करके चला गया, सुबह उठे तो लुट गए थे, कुछ भी नहीं था आपके पास बचा। मुसलमानों के मोहल्ले में एक और कंफ्यूजन जुमे की नमाज को लेकर फैलाई गई है। जमाती अब भी इकट्ठा होकर जुमे की नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हैं, जबकि कहीं भी इकट्ठा होना कोरोना फैलने के लिए माकूल माहौल तैयार कर देता है। जुमे की नमाज के सवाल पर जमातियों से पुलिस से तनातनी भी होती रहती है। ऐसे तमाम जमातियों को इस्लामिक स्कॉलर शेख मकसूद उल हसन फैजी की बातों को सुनना चाहिए। बुजुर्ग मौलाना प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बड़े धर्मगुरु हैं। जामिया इस्लामिया फैज़ आम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्लाम की ऊंची तालीम ली है। ऐसे वक्त में कि जहां हमारे आपके फायदे ही के लिए और मसलहत ही के लिए ये कदम उठाया गया है और हुकूमत का ये एक हुक्म है, तो हमारे और आप पर इसका मानना जरूरी है। क्यों? उसकी सबसे वजह यही है कि असल में जुमा का जो मसला है वो आम फर्द नमाजों से मुख्तलिफ है। हत्ता कि अगर आप बाज़ सहाबा की तरफ देखें तो जुमा की नमाज के लिए भी अगर सख्त बारिश है, अगर जुमा के लिए आना मुश्किल है, तो उन्होंने इसकी इजाजत दे दी है, तुम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ लो हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह के बाद। और बाद में कहा कि हम ये मानते हैं कि जुमा एक बड़ा अहम अज़्म है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया
कि तुम लोग कीचड़ों में और बारिश वगैरह में चल करके मस्जिद की तरफ आओ। मौलाना शेख सनाउल्लाह मदनी हार्ड लाइन वाले मौलाना हैं। वो पीस टीवी उर्दू पर तकरीरें करके फेमस हुए हैं, लेकिन 3 जुमा छूट जाए तो क्या होगा, इस सवाल पर उनके ख्यालात भी गौर करने लायक हैं। तो मेरे भाइयों, ये मजबूरी के तहत है, इसलिए वो हदीस यहाँ मत लाइएगा। तो भाई 3 जुमे लगातार छूट गए तो अब क्या होगा, परेशानी बढ़ गई, अल्लाह ने दिल पर मोहर लगा दिया तो अब हम इस्लाम में नहीं रहेंगे, नऊजुबिल्लाह, ऐसे मत सोचिए। ये परेशानी है, कई जुमे और भी अगर परेशानी में चले जाए तो अल्लाह ताला माफ फरमाएंगे। जमात ने एक और अफवाह कोरोना से मरने वाले मुसलमानों को लेकर फैलाई। कोरोना के मरीजों को घर में छिपाने वाले जमातियों ने कोरोना से मरने वाले जमातियों को मुस्लिम कब्रिस्तान में जगह देने से मना करना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर इसे लेकर झड़पें भी हुई। ऐसे तमाम लोगों के लिए लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली ने फतवा दिया है कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती है। कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया में है, लेकिन हिंदुस्तान में एक और क्राइसिस है। यहाँ पवित्र किताबों की गलत व्याख्या करके गफलत फैलाई गई। कुछ मौलानाओं ने कोरोना बढ़ाने में मदद की। आज हिंदू कोरोना के शिकार हैं, तो मुसलमान भी इससे पीड़ित हैं। उम्मीद है कि शरीयत, हदीस, सुन्नत की सही और संपूर्ण व्याख्या से जमात के दिमाग की गफलत दूर हो गई होगी। और अचानक पिछले 48 घंटों से चीन की एकदम अलग तस्वीर नजर आने लगी है। कोरोना को लेकर चीन के बड़े बड़े दावे उल्टे दिखाई देने लगे हैं। वुहान में मौत के आंकड़े सीधे 50% बढ़ गए। चीन के अंदर से ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो बता रहे हैं चीन में कुछ भी ठीक नहीं है। चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां मीडिया को आजादी नहीं है, इसलिए चीन से सही खबरें निकालना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम है। बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियोस सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि चीन बहुत कुछ छिपा रहा है। चीन के कुछ वीडियो इस वक्त जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में चीन का कोरोना सीक्रेट बताने का दावा किया जा रहा है। इस फ्लैट की खिड़की से जो तस्वीर नजर आ रही है उसका एक एक फ्रेम बेहद ध्यान से देखने की जरूरत है। ये चीन का वो सीक्रेट है जिसको उसने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा है। 2 लोग कोरोना सुरक्षा किट पहने हुए हैं। उनके सामने एक बेड है जहां दोनों देख रहे हैं। फिर एक शख्स बैग निकालता है और बैग में लाश पैक करने का प्रोसेस शुरू होता है। चीन का दूसरा वायरल वीडियो देखिए जिसमें वैन के अंदर लाश रखी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चीन में घरों से लाशें निकलने का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। ये वो कोरोना केसेस हैं जिनका जिक्र चीन में करना मना है। ये मेरे पिता हैं। पापा ये सांस क्यों नहीं ले रहे? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चीन में हालात कितने नाजुक हैं, इसकी तस्वीरें अब बाहर निकल कर आ रही हैं। कैसे लोग अपने घरों में कोरोना से मर रहे हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, घरों से लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसे कई वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि चीन अब भी कह रहा है कि ऑल इज वेल है जनाब। चाइना में जैसे ही कोई कोरोना को लेकर खबर पोस्ट की जाती है, कोई वीडियो अपलोड किया जाता है, उसको चंद मिनटों के अंदर ही डिलीट कर दिया जाता है। जो आवाज सरकार के खिलाफ उठती है उसको तुरंत दबा दिया जाता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, ये सारी जानकारी डिलीट न हो जाए, खो न जाए। हमें पता नहीं चलता कब सरकार हमारे पोस्ट को डिलीट कर दे, इसलिए हमें उनसे तेज रहना होता है। हमें अपने और सबके सच को बचाना है। ये चीन के वो लोग हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर वहाँ का सच दुनिया के सामने ला रहे हैं। इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा करने पर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है।
जिस कोरोना वायरस ने दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, 22 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में फंस चुके हैं। हर घंटे मौत का आंकड़ा भाग रहा है, लेकिन चीन दावा कर रहा है कि उसके यहां तो सब कुछ नॉर्मल है। चीन में 82,719 लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें से 4,632 मौत हुई। 77,029 लोग कोरोना को हरा चुके हैं और सिर्फ 85 लोग सीरियस हैं। चीन की कोरोना रिपोर्ट दुनिया को हैरान कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना रिपोर्ट छिपाने का सीधा आरोप लगाया है। ट्रंप का दावा है कि चीन में अमेरिका से ज्यादा मौत हुई है। हर रात जब मैं प्रेस को सुनता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हमारे यहाँ नहीं हुई है। सबसे ज्यादा संख्या में मौत चीन में हुई होगी। चीन बड़ा देश है और कोरोना की वजह से वहाँ काफी दिक्कतें हुई हैं और वहाँ मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा होगा। आज मैंने देखा कि उन लोगों ने मौत का आंकड़ा दोगुना कर दिया है और ये सिर्फ वुहान की बात है। मैं वुहान से बाहर की बात भी नहीं कर रहा। अमेरिका बार बार WHO पर सवाल उठा रहा है। ट्रंप का कहना है कि WHO ने चीन के दबाव में कोरोना का सच छिपाया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। WHO ने ताइवान के मेडिकल अधिकारी के ईमेल को नजरअंदाज क्यों किया? दिसंबर में उन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर जितने दावे किए थे वो सब गलत निकले। चीन पर हर कोई शक कर रहा है। क्यों चीन पर किसी को यकीन नहीं हो रहा? इसके पीछे की वजह आपको समझनी चाहिए। चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहां पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बैन है। मीडिया पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी जनता को दुनिया से एकदम अलग कर रखा है। वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको दुनिया के सामने लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। कोरोना काल के बीच चीन की ये तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर मास्क लगाकर एक महिला खड़ी है। इसके हाथों में बैनर है जिसमें लिखा है फ्री स्पीच, यानी बोलने की आजादी। भारत में जो लोग बोलने की आजादी पर कुछ भी बोलते हैं, उनको आज चीन को देखना चाहिए। चीन में कोरोना के बीच फ्री स्पीच जबरदस्त ट्रेंड हुआ। वहां पर ट्विटर, फेसबुक नहीं है, लेकिन चीन की खुद की सोशल साइट है, जैसे वीचैट और वीवो। लेकिन इस ट्रेंड के चंद मिनटों के अंदर ही इसको ब्लॉक कर दिया गया। चाइना में वही दिखाया जाता है जो वहां की सरकार चाहती है। चीन में जब कोरोना संक्रमण फैला तो कुछ पत्रकारों ने इसका सच दिखाने की कोशिश की। जिन्होंने इस पर रिपोर्टिंग की, उनको पुलिस उठाकर ले गई। ऐसे ही एक रिपोर्टर से चीन का सीक्रेट सुनिए। मुझको न्याय मंत्रालय ने फिर से बुलाया। पुलिस डिपार्टमेंट से भी मुझे बहुत नोटिस आया। वो मेरे माता पिता से बात करने भी गए। मेरी माँ ने कहा कि आपसे ज्यादा मैं उसके लिए चिंतित हूँ। मैं उसको वापस लाना चाहती हूँ। मैं खतरे में था। मेरे सामने कोरोना वायरस था और पीछे सरकार पड़ी हुई थी, लेकिन मैं झुका नहीं। जब तक जिंदा हूँ मैं रिपोर्टिंग करता रहूंगा। वही रिपोर्ट करूंगा जो मैं देखूंगा और सुनूंगा। मैं कुछ भी बोलूंगा। आप चाहते तो मैं गायब हो जाऊं। मैं सच सामने लाऊंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूँ। आपको लगता है मैं चीन की कम्युनिस्ट सरकार से डरता हूँ? कोरोना का सिलसिला चीन से शुरू हुआ था। चीन में कोरोना ने दिसंबर में दस्तक दी थी, लेकिन शुरुआत में चीन ने कोरोना को दुनिया से छिपा कर रखा। हालांकि कोरोना को छिपा पाना किसी देश के बस में नहीं है। चीन ने शुक्रवार को मौत के आंकड़ों में 1290 नंबर्स और जोड़े। वुहान में मौत में सीधे 50% का इजाफा किया गया। वुहान में अचानक मौत बढ़ने की वजह ऐसी लाशें हैं जो वायरल वीडियो में दिख रही हैं। पहले चीन में कोरोना की पूरी टाइमलाइन को देखिए। कैसे कोरोना का अटैक हुआ और कैसे चीन ने कंट्रोल करने का दावा किया। 11 जनवरी को चीन में कोरोना से पहली मौत हुई। 31 जनवरी तक 259 लोगों ने जान गंवाई। इसके बाद कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और 15 फरवरी तक 1665 मौतें हुई। 1 मार्च तक 2912 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बाद चीन के नंबर्स एकदम धीमे हो गए। 1 अप्रैल तक 3318 मौत का आंकड़ा पहुंचा। फिर वुहान से अचानक 1290 लोगों की मौत की खबर आई और 17 अप्रैल तक ये नंबर्स 4632 पर पहुंचे। जबकि यूरोप, अमेरिका, ईरान की तरफ देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अमेरिका में 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इटली में 23,000 के करीब, स्पेन में 20,000 से ऊपर लोगों की मौत हुई। यूके में 15,000 के करीब लोग कोरोना का शिकार हुए। बेल्जियम में 5,500 और ईरान में 5,000 के करीब कोरोना से मौत हुई। ये चीन का वुहान शहर है जो कोरोना का एपिसेंटर है। वुहान की तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है।
अब जरा वुहान का ही वायरल वीडियो देखिए। इस वीडियो में महिला क्या कह रही है, इसको गौर से सुनिए। वुहान से निमोनिया वायरस आया, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सरकार चाहती थी। इस बीमारी से सबसे ज्यादा आम नागरिक पीड़ित है। मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त। सरकार को हमारे जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हम दवाई नहीं खरीद सकते। हमको अस्पतालों में कमरे नहीं मिलते हैं। हांगकांग, मैं तुम्हारी आजादी का समर्थन करती हूँ। मैं ताइवान की आजादी का भी समर्थन करती हूँ। तिब्बत की भी आजादी का समर्थन करती हूँ। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बुरी है, भ्रष्टाचारी है। किसी को बोलने की आजादी नहीं है। अगर कोई सच बोलता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। चीन जो दावा कर रहा है और जो तस्वीर चीन के अंदर से बाहर आ रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।